नज़ारों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर मेरे मीडिया भाइयों का जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाकर हमारी हुकूमत की पॉलिसी और जो आवाम में जो लोगों को कोई किस्म का डाउट है उसके बारे में डिस्कशन के लिए मुझे बुलाया गया। मैं फिर सबका का शुक्रिया अदा करते हुए बताना चाहता हूँ, मुझसे अभी दो बात के बारे में जिक्र किया गया। एक बात है 12% रिजर्वेशन, आजकल मौजूद काफ़ी गर्म है उसका, तो मैं एक बात यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो हम वायदा किया वो ज़रूर अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करेगा। कि हमसे कभी भी 2001 में किसी ने भी हमसे डिमांड नहीं किया, कोई मुस्लिम तंजीम या कोई मुसलमानों की जानिब से या कोई क्रिश्चियनों की जानिब से या कोई और सरदारियों या बुद्धिस्ट लोगों की जानिब से जो माइनॉरिटी से शोबे में आते, किसी ने डिमांड नहीं किया। हमारे सीएम साहब जो उस वक्त तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी का ख्याल उमर में लाए, उन्होंने उसी वक्त बड़ा गौरव किया कि मुसलमानों के हालात ऐसे क्यों, जो यहाँ पर ख़ासतौर से हमारी तेलंगाना स्टेट में 8 से 68 साल पहले तक यहाँ 400 साल कंटिन्यू मुसलमानों ने हुक्मरानी की। इसीलिए वो ज़माने में बहुत अच्छी ज़िंदगी थी और हमारी जो तेलंगाना स्टेट है सारी दुनिया में सबसे दौलतमंद स्टेट। कुतुब शाही दौर गुजरा, उसके साथ आसिफ शाही दौर गुजरा, उस वक्त की तारीखी बिल्डिंगों को देख के इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमारे हालात और माशी हालात क्या। मैंने कुछ दिन पहले फलकनुमा पैलेस गया था, तो मुझे किसी शख्स ने वहाँ का जो गाइड रहते हैं और वहाँ जो इंतजाम की निगरानी ताज ग्रुप से ज़माने में की उनसे किया, ताज ग्रुप वाले इंतजाम कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि महबूब अली पाशा कहाँ बैठते थे ऑफिस के लिए, खासतौर से जो लोग, तो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड का एक गिरा था, इन्होंने उसे खरीदने के लिए बोली लगाई थी, तो उन लोगों ने रिजेक्ट किया था कि आप नहीं खरीद सकते, इसकी कीमत का आपको अंदाजा नहीं। उन्होंने दूसरे आदमी को भिजा कर उसकी जो भी कीमत थी उसे अदा करके वो हीरा लाया गया। वो हीरे को उन्होंने, चूंकि उनकी इंसल्ट की गई थी कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, ये हीरे की बहुत बड़ी कीमत है, उन्होंने बरसों पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया। आप जानते हैं जो हीरे की हिफाजत के लिए आज बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके टेबल पे पेपर वेट का काम उस हीरे से लिया करते थे, दुनिया का काफ़ी कीमती हीरा। तो ऐसी हुकूमत थी हमारी स्टेट उसी तरह की स्टेट थी, शाही दौर में भी वही थी, आज भी इंशाल्लाह वही बनेगी। कि 57 साल जो दौर गुजरा है, जो 1956 से लेके 2014 तक, ये दौर में हमारी स्टेट की पूरी दौलत लूटी गई, हमारे वसाइल लूटे गए, हमारे मुलाजिमतों में हमें ये बिल्कुल, हालांकि जिस वक्त 1956 का जो मायदा था उसमें ये बात सराह टोटली क्लियर लिखी हुई थी कि हमारा बजट हमारे पास इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे लोगों को, तेलंगाना के लोगों को तेलंगाना में मुलाजिमत दी जाएगी, यहाँ की रिसोर्सेज को डेवलप किया जाएगा और उनका 5 साल चीफ मिनिस्टर रहेगा, हमारा 5 साल। तो हमारे 57 साल दौर में 6 साल शायद 8 महीने 10 दिन तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बोली, एक नहीं 3 चाहे चीफ मिनिस्टर हुकूमत की। यकीनन अल्लाह के फजल करम से आज हमारा तेलंगाना मिल चुका है और पुराने वाक़यात को बार बार दोहराना से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आगे की तरफ देखना, क्योंकि बड़े बड़े यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं बताना चाह रहा था कि हम वायलेंस से बहुत दूर है। पुरअमन तहरीक चला है और काफ़ी लंबी तहरीक थी, उस ज़माने में हमारे सूफी साहब अब्बास में सहारा में थे, मैं बार बार उनसे जाके मिलता था, हमेशा बहुत सहारा से कई अखबारों से हमें बहुत अच्छी सपोर्ट मिली और लोग ये समझते थे कि मुझसे भी कई लोग ये सवाल करते थे, जैसा आज लोग आप सवाल कर रहे हैं कि 12% के बारे में, लोगों को किसी कोने में भी ये बात नहीं थी कि तेलंगाना बनेगा। लोग हमसे कहते थे, देखिए भाई, पहली बात है मैं बताता हूँ, जिस वक्त में 2001 में तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी बनी, लिहाजा बड़ी जद्दोजहद के बाद पुरअमन तरीके से करने के बाद तेलंगाना, और आप तेलंगाना बनने के बाद बहुत से एक्सपेक्टेशन थे। 14 साल हमने भी बहुत कहा ये करवाएंगे वो करवाएंगे, क्यों कि आवाम के साथ जहाँ भी नाइंसाफी होती थी वहाँ आवाज़ उठाया जाता था, लोगों में अवेयरनेस बिल्डअप किया जाता था, लोगों को बताया जाता था कि आपकी स्टेट में आपकी हुकूमत नहीं है, जो दूसरे लोग हमारे पास आकर यहाँ हुकूमत कर, जहाँ जायदाद थी, बड़ी बड़ी जायदादें तेलंगाना वाले की थी, खासतौर से माइनॉरिटीज कम्युनिटी की थी, कि बंजाराइल, जोबली, माधेपुर, मैं समझता हूँ बेहिसाब प्रॉपर्टी 100% तो तेलंगाना वालों की थी और माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टी भी तकरीबन 70-80%। देखिए आप जरूर हम 2001 में वायदा करें और आज भी हम उस पर वायदे पर खाएं। हर चीज़ का एक टाइम आता है काम करने। मुझे कल निजामाबाद
बात में। तो कब होगा? मैं बोला देखिए साहब, कभी सास का टाइम आता है, कभी बहू का भी टाइम आता है। ऐसा नहीं कि पूरी जिंदगी सास का, जब टाइम आएगा तो वो फायर मिस नहीं करेंगे। वो टाइम पे हम जरूर, हमारा डिमांड जो है, हमको मालूम है कि सेंट्रल में बीजेपी वो माइनॉरिटी का रोल रिजर्वेशन के लिए सख्त मुखालिफत करेंगे। हम चाह रहे हैं कि तमिलनाडु में जिस तरह 70% रिजर्वेशन दिया गया, लोग कह रहे हैं कि अब 5 सुप्रीम कोर्ट के बेंच से ऑर्डर हुआ है कि 50% से नहीं बढ़ना चाहिए। मैं दो बात सुनके यहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाले मीडिया वाले, डेफिनेट हम एक सब्जेक्ट पे जानते हैं। आप तो हमारी जितने मिनिस्टर्स हैं उनसे इंटरव्यू लेते रहते हैं, मुसलसल आपकी नज़र अच्छे पे भी रहती है। मैं इसलिए साथियों की बहुत कदर करता हूँ। मुझे आज सुबह एक साहब बताए, अरे भाई वहाँ कहाँ तुम लोग जाते हैं, आप पैसा आप डिप्टी सीएम है। तो बोला देखो भाई, सहाफत वालों की बड़ी कदर होती है, मुझसे ज़्यादा हमारे सहाफ़ी अल्लाह है। मेरा डिप्टी सीएम जरूर होगा, पर मेरे से ज़्यादा रुतबा उनका। तो जो हम अच्छा भी करते हैं तो आप लोग लिखते हैं, अगर कहाँ गलती भी होती तो आप तनकीद करते हैं, तनकीद से हम सबक लेना चाहिए। भाई कई बार ऐसा हुआ माइनॉरिटी मीटिंग्स के अंदर, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कभी कभी अखबार में कोई तनकीद आई, नहीं साहब अपने दुश्मन है। मैं बोला देखिए साहब, आप वो नजरिए पे मत जाइए, आप जाइए को गलती है नहीं है, हो सकता है इतनी नहीं होगी, इतनी होगी, कुछ तो नहीं तो मीडिया वाले लिखते हैं। ऐसा नहीं रहता कि गलती नहीं है, पूरे का पूरा मीडिया वाले गलत करते हैं, ये बात नहीं। हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अखबार फेंकने के बाद जहाँ पर भी नाइंसाफी हो रही है वो फौरन एक फोन करते हैं, देखो भाई आज ये पेपर में इसमें ये आया, इसमें ये पेपर में आया, क्या करना चाहिए, क्या वजह, इसकी तहकीकात क्या है। तो इससे हमको कोई सबक मिलता है और लोगों को उनका हक मिलता है। मीडिया बहुत ज़रूरी है और मीडिया को पूरी आज़ादी देना भी बहुत ज़रूरी है। जब भी आज़ादी देंगे तो अपने ख्याल का इज़हार कर सकते हैं। डेफिनेट 12% के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, हम उसका वेलकम करते हैं, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़बरदस्ती जल्दबाजी में आप हमको उसको मसाइल में घेरते हैं। आप चाहते हैं आपके हक के लिए हम जरूर, जिसका जो हक है, चाहे किसी आदमी का, छोटे से छोटे आदमी का हक है, तो हमारी जिम्मेदारी है हम उसे हल करें। आदमी इंसान वोट देता है, पावर देता है, किस लिए देता है? लीडर्स का काम है कि आवाम की अहमियत रखे, उनके वोट की अहमियत करें और उनके मसाइल पर जो कर सकते हैं वो करें। कल मैं मीटिंग में एक बात बताया, इंसान की बख्शिश जब तक नहीं है, खासतौर से लीडर की, वो आवाम को अपनी औलाद की तरह नहीं दे। लीडर में बहुत कम जन्नत में जाएंगे, इसलिए कि अगर जो काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, लोगों की खिदमत से काम करते हैं, तो यकीनन हमने बहुत सी किताबें, इस्लामी किताबें पढ़ा है जिसमें हमारे खुलफा राशिदीन ने किस तरह हुकूमत की। हम चाहते हैं कि उनके नक्शे कदम पर चले, हम ज़रूर इंसाफ चाहते हैं। इसलिए मैं माइनॉरिटी भाइयों से, प्रॉपर्ली मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, एसटी भाई को भी हम 12% देते हैं। वो लोग अभी देख रहे हैं कि सियासत साहब क्या कर रहे हैं, वो कोई एहतजाज नहीं कर। माइनॉरिटीज़ में चूँकि हम भी जानते हैं कि माइनॉरिटी SC/ST से भी ज़्यादा कमज़ोर, ऐसी बात नहीं है, उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि जिस तरह तमिलनाडु में 70% रिजर्वेशन है, वो किस वजह से मैं बताना चाहता हूँ, वो बैकवर्ड क्लासेस 82%, वो रीजन पे उस वक्त तो हासिल किया गया था। बाद में कई जगह से एहतजाज होने के बाद उस पर बैन लगा दिया गया, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मगर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से भी सुपीरियर जो होता तो पार्लियामेंट में जो चीज़ पास होती है उसे सब मानना ही पड़ता। तो इसलिए हम दिल्ली में ऑलरेडी कुछ नुमाइंदगी कर चुके हैं, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं और हमारे MPs भी इंटरनल कोशिश कर रहे हैं कि आप माइनॉरिटीज़ का नेता टोटल 70% हमको दीजिए। आप 70%, हमारे पास तो 84% बैकवर्ड क्लास है। अब सुधीर कमेटी कायम किया रिपोर्ट लेने के लिए, बहुत से लोग रहे हैं, BC कमीशन है, इससे पहले BC कमीशन बैठा था। मैं समझता हूँ हमारे पूरे काफ़ी वहाँ नुमाइंदगी कर चुके, वहाँ मीटिंगों में आ चुके। मैं खुद भी हैदराबाद में 1 महीना कंटिन्यू 20-25 दिन अटेंड करता रहा। उस वक्त मैं एक टीम बनवाया था जिसमें 9 लायर्स थे, एक प्रोफेसर साहब थे, बहुत सिराज करवाना, उनका फॉर्म फिलअप करवाना, हत्ता कि एक वहाँ पर नाम तो लेना नहीं चाहता, एक साहब थे जो बहुत बड़ी नुमाइंदगी कर रहे थे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं चाहिए। उन्होंने कमीशन के अंदर कुछ फोटोज लाकर प्रोड्यूस करे थे। वो फोटोज के अंदर मुसलमानों की बड़ी बड़ी दावत हो रही है, जिसमें बड़े बड़े प्रॉन्स और ऐसे डिशेस रखे हुए। और दूसरी बात, उन्होंने एक छोटी सी वीडियो बताई थी फोन में, उसमें क्या था कि कुछ कपड़े की दुकानों पे मुसलमान घराना खरीद रहे हैं, ईद का शादी का जोड़ा, उसकी कीमत पूछी गई तो 1.25 लाख रुपए बता रहा था दुकान वाला। उससे पूछा गया कि 1.25 लाख का ये जोड़ा खरीदते हैं
उसने कहा डेफिनेट खरीदते साहब, बहुत लोग आकर खरीदते रहते, मेरे पास तो भी 15-20 घरानों का स्टॉक रखा हुआ है। उसके बाद वजह से लाड़ बाजार गया। लाड़ बाजार जाने के बाद लाड़ बाजार में जो चूड़ी के जोड़े वाले बिकते हैं शादियों में दुल्हन, तो वहाँ देखा उसने 20,000-25,000 के जोड़े थे। पूछे उससे कि ये लोग मुसलमान आके खरीदते हैं? उस दुकान वाले ने कहा बहुत से लोग आकर खरीदते हैं, शादियों में खरीदते हैं, ईदों पर खरीदते हैं। वो लाकर बीसी कमीशन ने पेश किया कि मुसलमान जो 1.25 लाख का जोड़ा पहनते हैं, जो 20,000 का 1.25 लाख का जो कपड़ों का जोड़ा पहनते हैं, 20,000 का जोड़े पहनते हैं, तो उन्हें रिजर्वेशन क्या जरूरत। मैंने एक फिल्म बनाया था, मुझे आज भी याद है, महबूब स्टूडियो वालों को रखा, तकरीबन 42 प्रोफेशन उसमें। मैं जो बताया था मुसलमान जो आंध्रा होटल के बाद कचरा ले आकर रोड पे फेंकते हैं बाजू कुंडी के पास, उसमें का निकाला हुआ इडली ओड़ा जो सालन खाना बचता था वो निकाल कर खा रहे थे। अब मैंने उसका वीडियो लिया और जो लोग बेहतर का काम कर रहे थे वो सिकंदराबाद में मिले मुझे बेहतर। 42 प्रोफेशन में मैं पूरा हजाम हर किस्म के पेशे से मुसलमान वाबस्ता है, वो पूरी फिल्म ले आकर मैं 2.5 घंटे मैं समझता हूँ मुसीब और सियासत में और सहारा में बहुत बड़ा कवरेज हुआ था, हाफ पेज से ज्यादा डाला गया था। फिर 2.5 घंटे का फिल्म बनवाकर मैं बताता था कि मुसलमानों की हालत ऐसी है कि गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार। एक औरत मेरे आजमपुर में थी जो सिर्फ रोड पर 30, मैं भी देख रहा हूँ बचपन से 30-40 साल से सिर्फ कपड़े बन के, हमारे सभी साहब जानते हैं आजमपुरा चमन पे अब वो तरकारी की दुकान लगाई पूरी, उसकी बच्चे रोड पर पैदा हुए, उसी रोड पर सिर्फ वो उसके पास रोड पे कोई किस्म का टट्टियाँ गिट्टियाँ नहीं मारी है, 2 तरफ से कपड़े लगा दिए मोटे सबके, उसी में रहती है। उसके बाद भी पिंक कार्ड वो भी ले आकर मैं पेश किया। और कई लोग हैंडीक्राफ्ट लगाओ, नदी में लोग जो है पत्ते चुनते हैं, पत्तों की जिंदगी गुजारते हैं, जो फूल बनने के लिए या कुछ पत्तों का काम करते थे। तो कई एक प्रोफेशन में मैं बता। उसके बाद बीसी का चेयरमैन साहब ने मुझे देखकर तब वही सीढ़ी मैं सोनिया मैडम को भिजाया, वही सीढ़ी उस वक्त के चीफ प्राइम मिनिस्टर के पास भिजाया, मनमोहन सिंह साहब, और बहुत से लोगों को मैं वो सीढ़ी दिया। बीसी कमीशन में भी मैं, उसके बाद सच्चा साहब राजेंद्र सच्चा साहब को भी वो सीढ़ी का कुछ हिस्सा बताया था। तो हम यही चाहते, हमारा जज्बा शुरू से यही था कि हमें सेकुलर हुकूमत चाहिए, तमाम कौमों के साथ मुसलमान भी डेवलप। देखिए आप हर इंसान, मैं भी जब कुर्सी पर बैठता हूँ तो मेरा कोई मजहब नहीं होगा, मैं सभी के लिए इंसाफ करता हूँ। मैं जब घर में जाता हूँ वाकई मैं पक्का मुसलमान हूँ, मगर अगर मेरी कमेटी के साथ भी नाइंसाफी हो रही यकीनन मुझे भी दुख होता है। जहाँ तक हो सके हम यही कोशिश कर रहे हैं कि 12% नहीं 70% आए तो, और हम डिवाइड कर लेंगे तो सेंटर को भी कोई परेशानी नहीं होगी, ताकि उनका हर एक का वोट मांगने का तरीका अलग अलग है। आप जानते हैं हर पार्टी का एक एजेंडा होता है, कोई पार्टी किसी मजहब पे चलती है, कोई पार्टी कोई एजेंडे पे चलती है, और टीआरएस पार्टी सेकुलरिज्म पे चलती है। तो सीएम साहब जरूर 12% जाएंगे, उसके लिए जब भी हालात साझेदार होंगे हम सेंटर से बात करेंगे और असेंबली में पास करते ही सेंटर को भी जाएंगे। अगर हमारे इंटेलेक्चुअल्स, हमारे मुसलमान, हमारे क्रिश्चियन, हमारे जैन, जो भी माइनॉरिटीज अगर ये चाहते हैं कि हमें अभी पास कर दीजिए, तो हमारा अख्तियार तो सिर्फ असेंबली में है, काउंसिल में, दिल्ली में तो हमारा अख्तियार है। यकीनन हम उनसे दोस्ती करते हुए अपील करेंगे कि ये बिल पास करने से यहाँ के जो लोग बैकवर्ड है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए। तो मेरा मेरे भाइयों से यही है कि टीआरएस पार्टी जो वादा किए उसे जरूर करेगी। हाँ, लोग यह एक मसला ये कि केसीआर साहब इलेक्शन में क्या उससे पहले बहुत जल्द देने का वादा किया। मैं कहता हूँ जरूर वादा किए, आप टीवी में भी कुछ लोग बना रहे, मतलब सीरियल की तरह बना के उसको बता रहे। तो हमारा अंदाजा ये था कि दिल्ली में कोई भी हुकूमत फुल मेजॉरिटी से नहीं आएगी। जब उन्हें हमारे एमपी की जरूरत पड़ेगी तो हमारा अंदाजा था कि हम 14 एमपी जरूर जीतेंगे। तो अब तो 12 तो जीत चुके थे, तो हम ये समझते हैं कि 12 एमपी से सपोर्ट करवा कर बाद में, पहले तो 14 का केस था हमारा। जब उनको जो मदद पड़ेगी, अगर उनके पास एमपी कम पड़ेंगे तो हमारा अपना एजेंडा रखते हुए हम उनकी मदद करेंगे और हम जल्द से जल्द 70% रिजर्वेशन लेते माइनॉरिटी भाइयों को पहले फेज में दे देंगे। और दिल्ली में बीजेपी बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ जीत गई, उसके लिए वो हम जो कहे थे उसमें हम पूरी तरह सक्सेस देंगे। हमारे जरूर हम किस तरीके से भी हमको जरूरत हो बनाने की जरूरत पड़ेगी, उस तरह बनाते हुए 12% जरूर दिलवाएंगे।